नमस्कार। आज की कहानी है अकेली का दूसरा भाग, जिसे लिखा है मनु भंडारी जी ने। अभी तक हमने इस कहानी में सुना कि किस प्रकार बुआ जी को मोहल्ले के किशोरी लाल ने न्योता नहीं दिया था, परंतु फिर भी वह उनके घर न्योते में चली गई थी और उनके सन्यासी जी महाराज उनसे नाराज हुए थे। अब उसके आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथी जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी है तो समधी ही। वे तो तुमको भी बुलाएं बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं? और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थीं। इधर उधर जाकर वे विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुन आई कि उनके समधी यहाँ आ गए हैं और जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। बुआ ने एक ठंडी सांस लेकर बोला, क्या जाने हमारे घर तो बुलावा भी आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 साल हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रहा। रखे भी कौन, ये काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली, अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता? तुम तो समधन ठहरी। संबंध ना रहे तो कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। तो विधवानंद बोली, है बुआ, है बुआ, तुम्हारा नाम है। मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है मेरा नाम? हाँ भाई, नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो या ना हो। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहां से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुरानी जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी हैं, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। राधा बोली, क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीजें? बुआ बोली, मैं तो कुछ भी नहीं समझू री, जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ। जो तू ठीक समझ ले आना, बस इज्जत नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा देखूं पहले के रुपए कितने हैं? और वे डगमगाते कदमों से नीचे आईं। 2-3 कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बकस निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपए की कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई। रईस समधियों के घर में इतने से रुपयों से बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नजर अंगूठी पर पड़ी। ये उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और वह अंगूठी आंचल से बांध लिया, बकस को बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति धीमी पड़ गई थी। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने बैठा है?
उस कोठरी का किराया आता है, उसमें तो 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वह रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो लेने देने का रिवाज ही उठ गया है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो ना जाऊं सो ही अच्छा है, बुआ बोली। तो राधा ने कहा, तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई हो कि नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा। बुआ बोली, बड़ा बुरा मानेंगे, शहर के लोग जावेंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी, तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक ही उनकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल संबंधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ही सकती है। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो? लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सो वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गईं और 1 रुपए कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए, पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच सोच कर कि जब वे ये सब दे देंगी तो उनकी समधन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी, उनका तो मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा? रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जंची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं। तुमने कलफ जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मार देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगा। बुलावा कब का है? राधा बोली। तो बुआ ने कहा, अरे नए फैशन वालों की तो मत पूछो, एहन मौके पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मार लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिये का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बताशे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे और उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने ना आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है जो बुलाए बिना ही चली जाऊंगी। अरे वे पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है और बुलावेंगे क्यों नहीं? शहर वालों को बुलावेंगे और समधियों को नहीं बुलावेंगे क्या? 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देखकर राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, अरे कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता। बजे 3 ही है और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो ही गई हो।
फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि ये तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो ज़रा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं ना। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में एक लापरवाही का पूट दिया। बुआ छत पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी, जिसमें कलफ लगा था और अभ्रक छिड़का हुआ था। अभ्रक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ, सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 बज सकते हैं, मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी, 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगीं।